Hello everyone, this is me Archana. So welcome to my channel UGC नेट बाय अर्चना मैम, जहाँ पे हम आप बेसिकली मैं आपको UGC नेट शेट असिस्टेंट प्रोफेसर और जितनी भी आपके लेटेस्ट वैकेंसीज आती हैं उन सभी को आपको अपडेट करती रहती हूँ। सो यस्टरडे की जो हमारी क्लासेज हुई थी वो आपकी PYQ बेस्ड क्लासेस चली थी पेपर सेकेंड की। उसमें हमने बेसिकली ऑलमोस्ट आपके 30 क्वेश्चंस कवर किए थे, तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आज हम कंटिन्यू करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं आप सभी को बता दूं कि मेरी जो क्लासेस की टाइमिंग है उसमें आपको पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड दोनों ही मैं आपको कवर कराती हूँ, जिसमें पेपर फर्स्ट आपका 6 PM चलता है, यानी ये आपकी क्लासेस इवनिंग में चलती है, जो टोटल 6 डे चलती है। एंड हम संडे को बेसिकली मैराथन करते हैं, जिसमें उस मैराथन में बेसिकली हम जितने भी PYQs हैं आपके यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड मैं आपको आंसर सॉल्व कराती हूँ। और जो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको डीप में जानना चाहिए, यानी इसमें जितने भी ऑप्शंस गिवन है ये आपके लिए मैंडेटरी है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो मैं उसको आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ और विद आपके जो है उससे रिलेटेड 4 to 5 कॉन्सेप्ट और भी क्लियर कराती हूँ। ये चैनल जो है पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड दोनों ही आप UGC नेट बाय अर्चना मैम से सर्च कर सकते हैं और जा कर के वहाँ से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड दोनों ही मेरे कंटेंट आपको बाइलिंगुअल देखने के लिए मिलेंगे। सम टाइम ऐसा होता है, ऑलमोस्ट आपको फर्स्ट पेपर में देखिएगा कि क्वेश्चंस जो है आपको जो भी मैं एक्सप्लेनेशंस दे रही हूँ आपको उसमें क्वेश्चंस हो गए आपके या फिर कोई टर्म्स हो गए, उन सभी को मैं इंग्लिश में ही रखती हूँ क्योंकि हिंदी में उसका थोड़ा मीनिंग अलग हो जाता है। बट मैं प्रयास करती हूँ आपको कि इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आपको उसे जो है समझाऊँ। पेपर सेकंड की जो हमारी क्लासेस होती है वो बेसिकली होम साइंस की क्लासेस होती है। ओके, जो हमारी मॉर्निंग में चलती है। ये भी क्लासेस हमारी टोटल 6 डे चलती है एंड संडे को बेसिकली हम मैराथन करते हैं। और ये भी आप UGC नेट बाय अर्चना मैम से जा करके सर्च कर सकते हैं और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बोथ पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड दोनों ही कंटेंट आपको बाइलिंगुअल देखने के लिए मिलते हैं। जो हमारा संडे होता है उसमें हम करते हैं PYQs प्लस थियरीज, यानी जितने भी PYQs होते हैं उनसे मैं आपको थियरी में कन्वर्ट करती हूँ एंड देन फर्दर आगे हम उसको समझते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। अब हम बात करेंगे, बेसिकली कल हमने 30 क्वेश्चंस करे थे, तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है उसे हम आज कवर करेंगे। ऑलमोस्ट आपके 75+ क्वेश्चन विच मीन्स आप 80 क्वेश्चन मान सकते हैं, उसको हम कवर करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। जो भी मुझे इसमें लगा है कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत मैंडेटरी है, तो मैंने उसको जो है इसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और इसमें क्या उसके टाइप्स हैं इन सभी को मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। अब हम स्टार्ट करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन से, जो मैंने यस्टरडे में यानी जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने कवर किया है। कुछ क्वेश्चंस आपका ये था, एंड आपके जो है अरेंजमेंट वेयर 2 people आर नॉट मैरिड, यानी बता रहा है कि जहाँ पे 2 पर्सन जो है मैरिड नहीं है बट लिविंग टुगेदर एंड आर ऑफन इन्वॉल्व इन रोमांटिक एंड सेक्सुअली इंटीमेटेड रिलेशनशिप्स, यानी वो बेसिकली सेक्सुअली इंटीमेटेड है एंड दे आर नॉट मैरिड, बोथ कपल आर नॉट मैरिड। ओके, ये किस में आएगा? तो यस्टरडे में मैंने आपको बताया था कि ये आपके कोहैबिटेशन में आ जाता है, यानी सहवास करना। अब कोहैबिटेशंस को आप समझ सकते हैं कि को लिविंग में ही, इसे बेसिकली हम को लिविंग भी कहते हैं। ठीक है, तो यदि को लिविंग आ जाता है या फिर कोहैबिटेशंस आ जाता है तो दोनों का मतलब ये ही होता है कि विदाउट मैरिड। अब ये इसमें आपका एक फीमेल एंड एक मेल दोनों एक साथ रह रहे हैं और इस तरीके की चीज़ें जो है उसमें इन्वॉल्व हैं विदाउट मैरिड, तो ये आपके कोहैबिटेशंस एंड को लिविंग में आ जाता है। इज इट क्लियर? नाउ मूविंग ऑन एंड स्टार्ट करेंगे अब 31st नंबर के क्वेश्चन से, जो है इफ तानिया हैड पेरेंट्स who would not care and would rather not be bother where she goes then it is dash style। कौन सी बेसिकली ये पेरेंटिंग के स्टाइल है। जितने भी होम साइंस के लर्नर यहाँ पे होंगे उनको पता होगा कि पेरेंटिंग स्टाइल से क्वेश्चंस ऑलमोस्ट UGC नेट में पूछे जाते हैं और ये आपको रिपीटेड फॉर्म में देखेंगे आपको कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट क्वेश्चन को पूछने का तरीका अभी बदल गया है। अभी क्वेश्चन को वो घुमा करके पूछने लगा है, यानी क्वेश्चन को कैसे आपका वो एप्टीट्यूड चेक करना चाहता है कि आप क्वेश्चन को एज इट इज़ रोट लर्निंग के थ्रू तो
करने गए हैं कि जो इन्वॉल्विंग पेरेंट्स है वो कैसे होते हैं, या फिर आपके ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स है वो कैसे होते हैं, ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स कैसे होते हैं, आपके जो पैसिव पेरेंट्स भी होते हैं, जो बिल्कुल पैसिव होते हैं, उनको अपने चाइल्ड से कोई मतलब नहीं होता है। तो क्या आपने उनके केवल एग्जैक्ट चीज़ों को लर्न करके गए हैं, या फिर आप ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आप अपने एप्टीट्यूड को कितना बिल्ड करके इसको इस क्वेश्चन से अप्रोप्रिएट आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन गिवन है आपके, अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग, हैप्पी पेरेंटिंग, ऐसा कोई पेरेंटिंग स्टाइल बेसिकली नहीं है। पेरेंटिंग स्टाइल जब हम पढ़ते हैं ऑटोटेरियन पेरेंटिंग, यस ये आपका सत्तावादी पेरेंटिंग आपका हो जाता है, ऑथोरिटेरियन। और ये जो आपका पेरेंटिंग स्टाइल है यही आपका बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल माना जाता है। नाउ व्हाई बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें बच्चे के थॉट को लेते हुए, यानी बच्चे के द्वारा सोचे गए समझे गए, बच्चे ने जो डिसीजन लिए हैं, बच्चे के अंदर जो आइडिया जनरेट हुआ है, उसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और वो एट द टाइम वो ये बताते हैं कि व्हाट इज़ द राइट फॉर यू एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग। ठीक है, तो दोनों के बीच में अंतर बताते हुए अपने पक्ष को रखते हैं। एंड देन ये आपका जो पेरेंटिंग स्टाइल होता है इसे हम बेसिकली अधिकारवादी पेरेंटिंग यानी ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल कहते हैं। ये आपका बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल में आता है। ठीक है, अनइन्वॉल्व जो पेरेंटिंग स्टाइल होती है, जो इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं पेरेंट्स, यानी उनके जो बच्चे हैं वो किसी भी प्रकार का डिसीजन ले रहे हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं वो आपके अनइन्वॉल्व पेरेंट्स में आ जाता है। कंट्रोल पेरेंट्स वो होते हैं, कंट्रोल पेरेंट्स को हम ये भी जान सकते हैं जैसे ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स, यानी ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चे पे सत्ता मतलब अपना, विच मीन्स उसका जो भी आइडिया जनरेट हुआ, बच्चे ने जो भी डिसीजन लिया, जो भी चीज़ें उसने सोची, उसको एज इट इज़ उसे मना कर देते हैं, एंड देन उसमें किसी भी प्रकार की सहमति नहीं दिखाते हैं और तुरंत उसे जो है मना कर देते हैं। कंट्रोल का मतलब आप यहाँ से भी ले सकते हैं, उसको जो है फिजिकली रूप से कंट्रोल करना, उसे जो है मेंटली रूप से कंट्रोल करना, ये सारी आपकी कंट्रोल पेरेंटिंग स्टाइल में आ जाती है। और दिस इज़ द नॉट अ राइट वे टू कंट्रोल आवर चिल्ड्रेन। अब ये सारी चीज़ें जो है नेगेटिव टर्म्स हैं। सो क्वेश्चंस में बेसिकली पूछा गया, अगर तान्या की माता पिता परवाह नहीं करते हैं, मतलब उनको कोई मतलब ही नहीं है, परेशान नहीं होते हैं यदि वो कहीं जाती है, तो ये आपका आ जाता है अनइन्वॉल्व पेरेंट्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ पैसिव पेरेंटिंग स्टाइल। यदि आपको पैसिव पेरेंटिंग स्टाइल पूछ देता है तब भी आप अनवेल पेरेंटिंग स्टाइल को ही समझिएगा कि इट्स आस्किंग अबाउट पैसिव पेरेंटिंग स्टाइल। नेक्स्ट वन इज, हाउ डज पेरेंटियल रिजेक्शंस एंड हॉस्टाइल एटीट्यूड इन्फ्लुएंस चाइल्ड, यानी माता पिता की अस्वीकृति और प्रतिरोध व्यवहार बच्चों को कैसे प्रभावित करती है, कैसे उन्हें जो है इन्फ्लुएंस करती है। यदि माता पिता की अस्वीकृति है उनके किसी डिसीजन में, कोई प्रतिरोधी व्यवहार उधर से आ रहा है पेरेंट्स के साइड से, तो कैसे बच्चे कैसे उस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं। ऑप्शन गिवन है आपके, मेक्स देम कॉन्फिडेंट, क्या बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं, इंक्रीज का आपके जो है कंसंट्रेशन, यानी जो इंक्रीज होती है उनकी कंसंट्रेशन, नहीं, डेवलप बिहेवियर प्रॉब्लम इन देम, या उनके व्यवहार संबंधी प्रॉब्लम जो है बढ़ने लगते हैं, मेक देम लेस एग्रेसिव, या फिर वो जो है कम आक्रामकता धारण कर लेते हैं। सो जब ऐसी पेरेंटिंग स्टाइल बेसिकली देखी जाती है तो इसमें ये देखा जाता है कि उन्हें व्यवहार संबंधी समस्याएं जो है उनके अंदर बढ़ने लगती हैं। यदि माता पिता की तरफ से किस हर बात में आप अस्वीकृति दिखा रहे हैं, यानी आप एग्री नहीं है उनको चीज़ों को लेकर के, या फिर जो है आप रिजेक्शंस उनकी तरफ से आ रहे हैं, कोई भी बच्चा प्रॉब्लम लेके जा रहा है या फिर कुछ भी एनीथिंग बच्चे की तरफ से जा रहा है, एंड देन वहाँ से पूरी तरीके से रिजेक्शंस देखने के लिए मिल रहा है, तो उस बच्चे के अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम डेवलप हो जाते हैं। अब वो आपके पॉजिटिव भी बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट आपके नेगेटिव बिहेवियर प्रॉब्लम देखे जाते हैं बच्चों में। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध प्राथमिक लगाव मॉडल का एक उदाहरण है। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इन एंड एक्सप्लेन ऑफ द प्राइमरी अटैचमेंट मॉडल, यानी प्राइमरी अटैचमेंट मॉडल आपका क्या है। केयर गिविंग इन्फेंट,
फादर चाइल्ड, मदर टीनेजर या फिर ग्रैंड पेरेंट चाइल्ड। सो जब भी हम बात करते हैं कि प्राइमरी अटैचमेंट मॉडल की, तो इसमें आपका आ जाता है केयर गिविंग इन्फेंट, यानी देखभाल करने वाले शिशु, क्योंकि उन्हीं वही आपके इनिशियल स्टेज में होते हैं, प्राइमरी स्टेज में होते हैं, जिनको आवश्यकता होती है इस तरीके की जो है देखभाल की। नेक्स्ट वन इज अंडर द हिंदू अडॉप्शंस एक्ट मेंटेन्स एक्ट 1956 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटायर्ड टू एडॉप्ट। क्या इसमें बेसिकली नहीं है? हिंदू दत्तक और रख रखाव अधिनियम 1956 में आया था, और यहीं से आपका हामा भी पूछता है, यानी हिंदू मैरिज एक्ट आपका कब आया था। तो आप यहीं से समझने की जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है ये आपका बेसिकली आया है 1955 में, और उसी के बाद आपका हिंदू दत्तक यानी जो आपका ये हिंदू दत्तक आ जाए, एडॉप्शन का जब प्रावधान आया, यानी बच्चों को अडॉप्ट करने का और उन्हें जो है मेंटेनेंस का, ये सारी चीज़ें आपकी आ गई थी 1956 में। तो ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ईयर वाइज, तो उसे आप ध्यान रखें। ऑप्शन गिवन है आपके अनमैरिड पर्सन, husband with the consent of the wife, a wife who is डिवोर्स यानी तलाकशुदा हो, हस्बैंड विदाउट द कंसर्न ऑफ द वाइफ। सो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द पत्नी की सहमति के बिना पति। ये सारी चीजें आपकी हकदार नहीं होती। यदि आप किसी चाइल्ड को आप एडॉप्ट करने जा रहे हैं तो इसमें ये सारी चीज़ें कोई आपके मैंडेटरी नहीं रखती है। क्या हकदार नहीं है, वो ये है कि पत्नी की सहमति के बिना यदि फीमेल जो भी आपकी पार्टनर्स हैं यदि वो एग्री नहीं है कि हम जो है अडॉप्ट करेंगे, तब ये आपको उनके द्वारा ये बच्चा जो है गोद लेने के लिए आप हकदार नहीं होता है, विच मीन्स दोनों ही पेरेंट्स एग्री होनी चाहिए एडॉप्शन के लिए। नेक्स्ट वन इज LGBT couple can become parent by। आपका ऑप्शन गिवन है एडॉप्शन, नेक्स्ट आपका गिवन है पालन 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 एंड पिछले नायक ओके फोस्टर पेरेंटिंग एंड प्रीवियस हिट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप, बात कर रहा है हिट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप, या फिर डोनर इंसेमिनेशंस एंड द सेरोगेसीज, यानी जो आपके इंसेमिनेशंस हो या फिर सरोगेसी के द्वारा। सो पहले तो हम जान लें कि LGBT क्या होती है और उनके क्या क्या LGBT में कौन कौन से पेरेंट्स आते हैं, कौन कौन से कपल आते हैं LGBT में, और इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज़ द 4 नंबर ऑप्शन। यानी ये सारे लोग, पहले तो मैं आपको LGBT का पूरा फुल फॉर्म बता रही हूँ, उसके बाद आपके ये सारे आप जैसे जानेंगे LGBT का फुल क्या है तो आप समझेंगे। ओके, उससे पहले आप समझे कि डोनर गर्भदान, तो आपने इससे रिलेटेड एक मूवी भी आई होगी, आपने देखा होगा, तो आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं। सरोगेसी क्या होती है, एज वी ऑल नो, सरोगेसी से इससे पहले क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में सरोगेसी से आ चुके हैं। सरोगेसी एक प्रोसेस होता है जिसमें जो फीमेल यदि उनको कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो वो किसी अदर फीमेल को कंसीव करती हैं, वो अदर फीमेल कंसीव करती हैं, एंड उनका पूरा एक फॉर्मली पेपर रेडी होता है कि आप जो है 9th मंथ बाद जब आप बच्चे का बॉर्न हो जाता है तो बच्चा उन्हें जो है माता जो उसके एक्चुअल मदर फादर है उन्हें प्रोवाइड कर दिया जाता है, एंड देन ये आपकी सरोगेसी का ये प्रोसेस होता है। ओके, सो अब हम बात करेंगे कि LGBT बेसिकली है क्या। सो LGBT का जो फुल फॉर्म होता है, ऐसे कौन कौन से कपल हैं जो LGBT में आ जाते हैं, तो LGBT बेसिकली लेस्बाइन, गे, बाइसेक्सुअल्स एंड ट्रांसजेंडर, ये सारे जितने कपल्स होते हैं ये सब आपके LGBT के नाम से जाने जाते हैं। आई रिपीट अगेन, लेस्बाइन, गे, बाइसेक्सुअल्स एंड ट्रांसजेंडर। तो मैं पहले तो ये जो टर्म्स हैं इसको मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि लेस्बाइन बेसिकली क्या होता है। सो इसमें बेसिकली एक फीमेल प्लस 1 फीमेल, यानी 2 फीमेल आपस में एक साथ रहते हैं। जैसे मैंने आपको इसे प्रीवियसली बताया कि वो शादी भी आपस में कर सकते हैं एंड बिना शादी के भी, यानी विदाउट मैरिज एंड मैरिज करके भी आपस में रह सकते हैं, और वो सारे वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं जो एक
आपके जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनके द्वारा की जाती हैं, यानी वे सारे परफॉर्मेंस जो है करते हैं जो आपके लेस बाइन होते हैं, यानी इसमें 2 फीमेल्स होती हैं, दे गेट मैरिड या फिर विदाउट मैरिड भी वो आपस में रह सकते हैं और एक ही छत में रह सकते हैं। इसमें ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं, ऐसे जो कपल होते हैं, ये आपके पेरेंट्स नहीं कहेंगे इन्हें, ऐसे जो कपल होते हैं ये आपके लेस बाइंड कपल होते हैं। नाउ मूविंग ऑन एंड टॉकिंग अबाउट गे। गे बेसिकली इसमें 2 मेल आपस में रहते हैं और वो सारी प्रोसेस, वो सारी चीज़ें करते हैं। ये आप शादी करके भी नहीं भी इस तरीके से रह सकते हैं। अभी तो ये गे से रिलेटेड बहुत सी ऐसी अब मूवीज़ वगैरह आई हैं जहाँ आप देखेंगे कि नेटफ्लिक्स खोलते ही आपको दिखेगा कि कोई ना कोई उसमें जो एक कैरेक्टर है वो इसका रोल प्ले कर रहा है। ओके, सो गे आपके आ जाते हैं जिसमें 2 मेल आपस में इंटरेक्ट करते हैं और फीमेल आपका जो है लेस बाइन होता है, 2 फीमेल आपस में इंटरेक्शन होता है उनका। नाउ मूविंग ऑन एंड टॉकिंग अबाउट बायसेक्सुअल्स क्या होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये कोई मेल है और ये फीमेल है, ओके। तो ये जो मेल है फीमेल है ये अपना अलग अलग सेपरेट है, बट मेल को फीमेल और मेल दोनों में ही इंटरेस्ट है और फीमेल को मेल और फीमेल दोनों में ही इंटरेस्ट है। तो ऐसे जो कपल्स होते हैं वो आपके बाइसेक्सुअल्स कपल्स में आ जाते हैं। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। नाउ मूविंग ऑन एंड टॉकिंग अबाउट ट्रांसजेंडर। सो एज वी ऑल नो ट्रांसजेंडर को जो है 2014 में उन्हें एक स्थान मिल गया है, उन्हें थर्ड लिंग की जो है कैटेगरी में उन्हें प्रॉपर उन्हें एक स्थान मिल गया है, यानी उनका भी अभी एक पहचान हो गया है। 2014 में उन्हें ये प्रॉपर मिला है। मैं ट्रांसजेंडर की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ट्रांसजेंडर को जो है एक स्थान मिला 2014 में। ये आपके यूजीसी नेट के क्वेश्चन से रिलेटेड आ सकते हैं क्वेश्चन। और मैंने लेस बाइन, गे, बाइसेक्सुअल्स और ट्रांसजेंडर इन तीनों को इसलिए मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन किया है सो दैट आप अपने दिमाग में रखें कि लेस बाइन जो कपल होते हैं, जो गे कपल होते हैं, बाइसेक्सुअल्स कपल्स होते हैं, ट्रांसजेंडर कपल, तीनों ही कपल अब जो है कोई बच्चा जो है कोई बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए सक्षम होते हैं। 1956 के द्वारा ये बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं और पेरेंट्स बन सकते हैं। ओके, अब मैं आपको ट्रांसजेंडर का एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। मैंने जब इसे काफ़ी सर्च किया है तो ये मिला है कि एक आपके हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ इंडिया एक तरीके से कर सकते हैं, जहाँ पे 2 पेरेंट्स थे बेसिकली जिनका नाम था जिया पावल और जहाद। यानी जो जिया पावल और जहाद करके 2 ट्रांसजेंडर थे, कपल थे आपस में। ओके, ये बेसिकली बात है केरला की। बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर कपल टू हैव अ बायोलॉजिकल चाइल्ड। ध्यान से देखिएगा, ये पेरेंट्स आपके बायोलॉजिकल चाइल्ड इन्होंने पैदा किया with Jihad who was assigned female at the birth, giving the birth to the baby। यानी जो है इन्होंने बेबी को बेसिकली बॉर्न किया जिनका नाम था जहाद। अब मैंने यहाँ पे डिटेल में यहाँ मेंशन किया है कि ये एक ऐतिहासिक घटना थी जो केरल में एक ट्रांसजेंडर के 2 दंपति थे जो आपके जिया और पावल नाम से और जहाद नाम से, जिन्होंने जैविक संतान को जन्म दिया। पहले ट्रांसजेंडर दंपति बन गए जिनमें से जहाज जो जन्म के समय एक फीमेल थी, एक बच्चे को जन्म दिया जिया पावल जिनका जन्म के समय लिंग परिवर्तन हुआ था और वह अब महिला के रूप में पहचान रखती हैं, तथा जहाज जिनका जन्म के समय लिंग परिवर्तन हुआ था अब वो पुरुष के रूप में पहचान रखते हैं। जब उन्होंने बच्चा पैदा करने का निर्णय लिया तो उस समय वे लिंग परिवर्तन की प्रक्रिया में थे। अब ध्यान से मैं जिस चीज को आपको ब्लॉग बनाते जा रही हूँ उसे आप नोट डाउन करते रहें। जहाज जो अकाउंटेंट है जो गर्भवती होने के पहले हार्मोन थेरेपी रोकनी पड़ी, उन्होंने कोजिगा में इस तरीके से जो है इनका पूरा प्रोसेस चला एंड देन ये बायोलॉजिकल मदर फादर बने। यानी आप 1956 के तहत और आप जो है आप जो भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो ट्रांसजेंडर पेरेंट्स हैं वो जो है बायोलॉजिकल पेरेंट्स बन सकते हैं। आप वो किस तरीके से, उनको बेसिकली लिंग परिवर्तन के द्वारा एंड हार्मोनल थेरेपी होती है उसके द्वारा ये बेसिकली पेरेंट्स बन सकते हैं। ओके, एंड इसका पूरा जो अब एक क्वेश्चंस आप सभी के मन में होगा, एक क्वेश्चंस मार्क बड़ा सा आ रहा होगा कि वाई मैम आपने क्यों इसे जो है एक्सप्लेन किया इस तरीके की स्टोरी।
इसमें इसलिए सो दैट आपके कॉन्शियस माइंड में बैठ जाए और आप जो है इसे भूले नहीं। सो ये इसमें जो क्वेश्चंस बेसिकली फ्रेम होकर के आएंगे वो ये होकर के आएंगे कि ट्रांसजेंडर कपल भी जो है बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं और पेरेंट्स बन सकते हैं। ओके गो। एंड जो लेस्बाइन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये सारे पेरेंट्स जो है ये सारे कपल पेरेंट्स बन सकते हैं। ओके। एंड नेक्स्ट वन इज हम बात करेंगे यहाँ पे 36 नंबर। बोथ material parents engage in the work that has the high community involved is called as क्या? दोनों वैवाहिक साझेदार जो उच्च प्रतिबंधाओं वाले काम में लगे हुए हैं उन्हें बेसिकली क्या कहेंगे? एसोसिएटेड, या फिर डबल कैरियर फैमिली, प्रोफेशनल फैमिली, या फिर को पेरेंट्स। सो इस तरीके के बेसिकली जो जो दोनों पेरेंट्स हैं वो आपके एंगेज है अपने वर्क को लेकर के, तो ऐसे पेरेंट्स किस में आ जाते हैं? तो ऐसे पेरेंट्स बेसिकली डबल कैरियर फैमिली कहलाते हैं। आंतरिक और बाह्य कारकों की बदलती मांगों को पूरा करने के लिए परिवार के काम काज को संशोधित करने की क्षमता को क्या जाना जाता है? यानी इसमें जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर जो आपके आपके जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर नोन एज क्या आएंगे? यानी जो इंटरनल फैक्टर है एंड एक्सटर्नल फैक्टर है तो वो दोनों ही हमारे कहलाते हैं मार्फोजेनेसिस आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसमें फैमिली रूल्स, कम्युनिटी, होम्योस्टैटिक्स ये सारी चीजें नहीं आती है। मूविंग ऑन एंड टॉकिंग अबाउट परिवार जीवन चक्र की लॉन्चिंग सेक्टर चरण क्या होता है? यानी जो लॉन्चिंग सेक्टर पीरियड होता है। सो लॉन्चिंग सेक्टर रेफर टू क्या कहलाता है? ऑप्शन गिवन है कि फॉर्मेशंस एंड मटेरियल सिस्टम, या फिर रिलीजिंग अडल्ट चिल्ड्रन इनटू वर्क, कॉलेज, मैरिज, कॉपिंग विद द डेथ ऑफ पेरेंट्स, या फिर इस तरीके की कोपिंग विद द डेथ एंड पेरेंट्स हो गई, या फिर एडजस्ट करते हैं आपके करियर की मांगों के समायोजन से। सो इसमें बेसिकली जो होता है कि वयस्क बच्चों को कार्य, कॉलेज, विवाह में जारी कर देना, ये आपका लॉन्चिंग सेक्टर बेसिकली होता है। अप्रसन्न, भावात्मक, संज्ञानात्मक यानी इमोशंस की बात कर रहा है। कॉग्निटिव स्थिति जो करीबी रिश्तों को प्राप्त करने की चाह होती है के उपरांत उन्हें प्राप्त करने में असमर्थ है तो वो किस में आते हैं? कंफर्टिव, फ्रिडिलिटी, या फिर आपके जो है लोनलेस, या फिर आपकी छेड़ता। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आ जाता है लोनलेस यानी अकेलापन। लगाव का वह आयाम क्या है जिसमें अन्य लोग विश्वास योग्य हैं और निर्भर करने योग्य हैं तथा भरोसा है? पारस्परिक विश्वास, सुरक्षित संबंध यानी सिक्योर रिलेशनशिप, इंट्रापर्सनल ट्रस्ट, आपके फियरफुल जो भी आपके अवॉइडेंस हैं, या फिर आपके फ्रेंडशिप। सो इसमें बेसिकली जब लगाव की बात की जाती है तो इसमें आपका आ जाता है कि इंटरपर्सनल ट्रस्ट आपका कैसा है, यानी पारिवारिक विश्वास आपका कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी लंबा पूछा है। ये सिर्फ आपके लंबे लंबे क्वेश्चंस बेसिकली एनटीए इसीलिए देता है कि वो चेक करना चाहता है कि आपने अपने एप्टीट्यूड कितने बिल्ड किया है। सीमा 35 ईयर की है जो अभी भी कॉलेज में यह सोचती है कि वह अपने दोस्तों के पीछे, जबकि रीना 35 ईयर की आयु सेवानिवृत्त है। ये 35 साल की है सीमा, और वो ये सोचती है कि वो अपने दोस्तों के पीछे है, और जबकि रीना भी सेम एज की है, सेवानिवृत्त के बारे में सोच रही है, यानी वो कुछ जो है करने के बारे में सोच रही है। उसे लग सकता है कि वह अपने साथियों से बहुत आगे है, ऐसा उसे लग सकता है कि वो अपने साथियों से बहुत आगे है, और सीमा को ऐसा लगता है कि वो अपने साथियों से बहुत पीछे है। ये किस प्रकार का कॉन्सेप्ट है? ऑप्शन गिवन है आपके पॉपुलर बिलीव्स, पीयर प्रेशर्स, एज क्लॉक, या फिर पर्सनल बिलीव्स कुछ हो सकता है आपका। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सहकर्मी, यानी जो पीयर प्रेशर्स है वो आपके ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। व्यवहारिक रूप से किशोरावस्था और वयस्क के बीच एक बड़ा अंतर डैश की आवृत्ति के एक महत्वपूर्ण गिराव के रूप में है क्या? लापरवाह व्यवहार, यानी आपके जो है खाने की आदतें, व्यायाम, या फिर ऑल ऑफ द एबव। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द लापरवाह, यानी जो है वो चीजों को लेकर के कॉन्शियस नहीं है। व्यक्ति में संवेदनशीलता का शिखर डैश के दौरान है, यानी सेंसरी ऑक्यूरिटी पीक ड्यूरिंग द पर्सन्स क्या हो सकती है?
20s, 60s, 40s एंड इन ऑल द एज, यानी सभी एज में ये होता है। तो बेसिकली ये 20 में होती है। बुद्ध के अधिकांश सिद्धांत डैश हैं, अर्थात कई प्रकार की बौद्धिक क्षमताओं की पहचान करते हैं। वो किस में आ जाते हैं आपके? यूनिडायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल, बोथ यूनिडायरेक्शनल एंड मल्टी डायरेक्शनल दोनों आ जाएंगे, या फिर नीदर यूनिडायरेक्शनल एंड मल्टी डायरेक्शनल, या फिर आपके ना तो यूनिडायरेक्शनल या फिर मल्टी डायरेक्शनल। तो सभी को पता होगा यूनिडायरेक्शनल यानी एक डायरेक्शन आपका होगा, मल्टी डायरेक्शन यानी आप अलग अलग डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मल्टीपल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। सो इसमें जो बेसिकली आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द मल्टी डायरेक्शन, यानी जो इंटेलेक्चुअल आपके बुद्धि का जो अधिकांश सिद्धांत है वो बहुयामी होता है, यानी मल्टी डायरेक्शनल इसमें होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। विकासात्मक पैटर्न जिसमें अवस्था में बुद्धि कुछ पहलुओं में सुधार होता है और अन्य पहलू घट जाते हैं, यानी कुछ में बेसिकली सुधार होता है एंड कुछ में बेसिकली डिक्रीज देखने के लिए मिलता है, यानी कुछ पहलू जो है वो डिक्लाइन हो जाते हैं। ऑप्शन गिवन है आपके मोनो डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल, और ये आपका है मल्टी डायरेक्शनल, यानी आपके बहुदिशात्मक, बहुआयामी, यूनि डायरेक्शनल एंड मोनो डायरेक्शनल। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द मल्टी डायरेक्शनलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रजनोवृत्त वह समय है जब किसी महिला का मासिक धर्म किस हार्मोन के उत्पादन में बेसिकली गिरावट के बाद बंद हो जाता है, यानी जब ये हार्मोन्स कम होने लगते हैं तो उस वुमेन का जो है मिनो जो है पॉज हो जाता है, यानी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो आनी बंद हो जाती है। मिनोपॉज इज द टाइम ऑफ इन मिडिल एज व्हेन अ वुमन मैटरनली menstruation period caused due to the drop of productions of which hormones, कौन सा हार्मोन्स बेसिकली इसके लिए जो है इसका बेसिकली योगदान होता है। ऑप्शन गिवन है आपके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन, आपके ये प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये आपका आ जाता है कार्टिसोल, प्रोजेस्टेरोन, आपके टेस्टोस्टेरोन, या फिर प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एंड सीरोटोन। तो सीरोटिन तो नहीं आती है आपकी, यहाँ से आप प्रोलैक्टिन को हटा सकते हैं और यहाँ पे कार्टिसोल को हटा सकते हैं, यानी फर्स्ट नंबर आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी जब एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का बेसिकली गिरावट हो जाता है तब मेनोपॉज होता है। और इसी के बाद जस्ट बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, रजनोवृत्त या अंडाशय से निकलने के बाद HRD इज अ कॉमन थेरेपी इन वुमेन एट मेनोपॉज आफ्टर रिमूवल ऑफ द ओवरीज, यानी हम बात करेंगे कि HRD टेस्ट किस लिए होता है। जब एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है तो उसमें यदि मेनोपॉज की अवस्था आ जाती है तो कौन सा ऐसा टेस्ट किया जाता है जिसके बाद पता चलता है कि जो टेस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है, सॉरी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है, उनका लेवल कम होने लगा है। तो बेसिकली ये जो टेस्ट होता है वो होता है हमारा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। एक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी टेस्ट कराया जाता है जिसके द्वारा ये आइडेंटिफाई होता है कि जो वुमेन है उसका मेनोपॉज शुरू होने लगा है। वाई? क्योंकि जो एस्ट्रोजन है एंड प्रोजेस्टेरोन है उनमें जो है कमी देखने के लिए मिलती है या गिरावट देखने के लिए मिलती है। तो जब भी मेनोपॉज वुमेन्स में होते हैं तो HRD टेस्ट किया जाता है, उसके द्वारा देखा जाता है कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की गिरावट होने के बाद ही जो है मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज दोनों कानों में सुनने से संबंधित उम्र का क्रमिक नुकसान या उम्र बढ़ने से जुड़ी एक जो है नॉर्मल समस्या है, क्या है? ऑप्शन गिवन है आपके साइनसाइटिस, या फिर डिस्प्रैक्सिया, हाइपोक्सिया, या फिर आपके प्रेसबायोसिस। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द प्रेसबायोसिस। ये एक हियरिंग लॉस है, एज के अनुसार होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उस हिसाब से बेसिकली ये आपको हियरिंग लॉस होने लगता है, बेसिकली आपको ओल्ड एज में ये देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ इसमें जितने भी ऑप्शन गिवन है आपके सनराइसिट्स गिवन है, डिस्प्रैक्सिया, हाइपोक्सिया, ऐसा, और इसको भी मैं आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। सो बात करेंगे हम साइनसाइटिस, तो ऑल्सो नोन एज द साइनस इन्फेक्शंस,
It is inflammations of the sinuses. It can occur due to the allergy, यानी ये बेसिकली एलर्जी से, इन्फेक्शन से, या फिर अदर कंडीशन से ये हो सकती हैं, यानी कोई ऐसी अदर कंडीशन आ गई तो ये बेसिकली आपको हो सकती है। सिम्टम्स इंक्लूड फेशियल पेन हो सकता है, आपके निसल्स ये के कंडीशंस हो सकते हैं, या फिर म्यूकस डिस्चार्ज देखने के लिए आपको मिलेंगे। यानी साइनटिस, जिन्हें साइनस संक्रमण के रूप में भी जाना जाता है, साइनस में बेसिकली सूजन होने लगता है, एलर्जी संक्रमण अन्य स्थितियों के कारण हो सकता है, और इसमें बेसिकली फेशियल में पेन होने लगती है, नाक बंद होना, या फिर बलगम का अधिक जो है स्ट्रा होने लगता है, यानी जो म्यूकस है उसका डिस्चार्ज होने लगता है। मैंने यहाँ पे फिगर भी मेंशन किया है। सो एज वी कैन सी, ये एरिया बेसिकली आपका इन्फेक्टेड होता है, इसमें प्रॉब्लम होती है, एंड म्यूकस ज़्यादा मात्रा में बाहर आने लगता है। आई होप ये अच्छे से विजिबल हो रहा होगा व्हाट इज गोइंग ऑन। ओके, नेक्स्ट उसमें आपका ऑप्शन गिवन था डिस्प्रेक्शिया, ऑल्सो नोन एज डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशनल डिसऑर्डर। तो जब भी DCD का पूछे तो समझे आप डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशंस आपके डिसऑर्डर्स हैं। ये आपके डिस्प्रेक्शिया एक प्रकार के डिसऑर्डर्स है। is a united development conditions that affect motor skill and the coordination, making of the difficult to a plane and exhaust movement and the impact fine and the gross motor skills। यानी इसमें विकासात्मक समन्वय विकार होता है के रूप में भी जाना जाता है, जिसे हम न्यूरो डेवलपमेंट स्थिति है जो मोटर कौशल और समन्वय प्रभावित करती है, जिससे आपके योजना बनाने निष्पादित करने में मुश्किल होती है और सूक्ष्म मोटर कौशल को बेसिकली ये इफेक्ट करता है। तो एज वी ऑल नो कि जो आपके मोटर कौशल होते हैं और सूक्ष्म मोटर कौशल को बेसिकली ये इम्पैक्ट करता है। तो जब भी हम बात करते हैं ये डिस्प्रेक्शिया की, तो ये आपके एक डिसऑर्डर है, ये आपका डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन एक तरीके का डिसऑर्डर है। अब इसमें कुछ टाइप्स गिवन था, मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया है। मोटर, वर्बल एंड ओरल। सो मोटर मैं आपको समझा दे रही हूँ। वर्बल विच मीन्स जब भी आप कोई चीज़ बोलते हैं तो आप कम्युनिकेशन में भी आपने पढ़ा होगा वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल विच मीन्स जो आप बोलते हैं, ओरल भी इसी का देता है, यानी जो आपने टंग के द्वारा कुछ आपने बोल के बताया है, ठीक है। सो मोटर आपके जो है मोटर डिस्प्रेक्शियस कैसे होते हैं? चैलेंजेस विद द राइटिंग, ड्रेसिंग, वॉकिंग। सो मोटर में आपका क्या आ जाएगा? राइटिंग, ड्रेसिंग, वॉकिंग। वर्बल में आपका स्पीच एंड लैंग्वेज में आपके प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, या फिर ओरल में आप देखेंगे कि माउथ एंड टंग मूवमेंट बेसिकली चैलेंजेस हो जाते हैं। नेक्स्ट वन वहाँ पे ऑप्शन आपका गिवन था डाइपोक्सिया is a condition where tissues in the body including the brain don't received enough oxygen। तो ध्यान से देखिएगा, एक और मैंने टर्म यहाँ पे मेंशन किया है जो एज इट इज मिलता जुलता है, लेकिन बहुत माइनर उसमें चेंजेस होने के कारण ये दोनों एक दूसरे से अलग दिखेंगे। सो हाइपोक्सिया एक वो सिचुएशन है जिसमें टिश्यू इन द बॉडी इंक्लूडिंग ब्रेन नहीं रिसीव करते हैं इनफ ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन किसको नहीं मिलता है? शरीर के ऊतकों को और ब्रेन को बेसिकली ऑक्सीजन नहीं मिलता है। इट कैन बी caused by various factor including low blood oxygen level, जिन्हें हम हाइपोक्सिमिया कहते हैं, रिड्यूस या ब्लड फ्लो, और ब्लड फ्लो रिड्यूस भी हो सकता है, और प्रॉब्लम विथ ब्रीदिंग, यानी सांस लेने में बेसिकली प्रॉब्लम इसमें होती है। तो जब भी हाइपोक्सिया की बात करें तो आप एक चीज़ समझ लें कि इसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, आपके जो है ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, या फिर ब्लड में है जो ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंचता है, एज वेल एज ये आपका टिश्यूज और ब्रेन में जो है बेसिकली आपके ऑक्सीजन नहीं जाते हैं। तो ध्यान से देखें, टिश्यू एंड ब्रेन में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती है। हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क सहित शरीर के ऊतकों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। यह विभिन्न कारकों के कारण हो सकता है। इनमें निम्न रक्त ऑक्सीजन स्तर, कम रक्त प्रवाह, सांस लेने में बेसिकली समस्या होती है। अब इसमें टाइप्स कुछ गिवन है, जैसे जनरलाइज हाइपोक्सिया affect
इंटायर बॉडी, ओके, पूरे बॉडी को बेसिकली ये इंटायर फुल बॉडी को ये इफेक्ट करती है, यानी बॉडी के किसी भी भाग में जो है ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंचता है। नेक्स्ट वन इज लोकल हाइपोक्सिया, अफेक्ट स्पेसिफिक एरिया और ऑर्गन, कुछ स्पेसिफिक एरिया या फिर ऑर्गन, यानी जो ऑर्गन्स है उन्हें इफेक्ट करता है। सेब्रल हाइपोक्सिया, सेब्रल का मतलब ही आप समझ सकते हैं कि लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्रेन, यानी बेसिकली ब्रेन जो है उसमें आपके ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। यहीं पे मैंने एक टर्म मेंशन किया हुआ था आपके जो है हाइपोक्सिमिया एंड हाइपोक्सिया में बहुत माइनर डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। यदि एग्जामिनेशन में दोनों ही वर्ड पूछ देता है एक साथ तो शायद आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी। वाइल हाइपोक्सिमिया स्पेसिफिकली रेफर टू द लो ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड, यानी जब भी हम हाइपोक्सिमिया की बात करते हैं तो लो ऑक्सीजन लेवल हो जाता है आपके ब्लड में। नोट डाउन करते रहिएगा और ध्यान दीजिएगा। एंड जब हम बात करते हैं हाइपोक्सिया तो इसमें मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि लो ऑक्सीजन लेवल टिश्यूज एंड आपके ऑर्गन्स, साथ ही साथ आपके ब्रेन भी आपका इंक्लूडेड हो जाएगा। तो जब भी हम बात करते हैं आपके हाइपोक्सिमिया की तो आप एक चीज समझे कि लो ऑक्सीजन लेवल हो जाता है बेसिकली ब्लड में। एंड जब हम बात करते हैं हाइपोक्सिया की तो इसमें बेसिकली कुछ ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है एंड आपके साथ में टिश्यूज को, ऑर्गन्स को, ब्रेन को, यानी बॉडी के कुछ कुछ पार्ट को ये जो है कवर करता है। एंड जब हाइपोक्सिमिया हो जाता है तो ये आपके जो ब्लड में ही ऑक्सीजन लेवल पूरी तरीके से कम हो जाता है। वहां पे एक ऑप्शन और आपका गिवन था प्रेक्सोसिस, तो मैंने बता दिया आपको प्रेक्सोसिस जो होता है वो एज के अकॉर्डिंग आपका जो है हियरिंग लॉस प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी तनावग्रस्त व्यक्ति को अनदेखा, भुलाकर या छुपाकर जवाब देने का एक तरीका क्या है? अब आपकी अवॉइडेंस कोपिंग, प्रॉब्लम फोकस कोपिंग, फोकस कोपिंग, नॉन ऑफ द एवर। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज द अवॉइडिंग आपके कोपिंग हो जाते हैं। इसमें एक टर्म समझने वाली ये है कि व्हाट इज द कोपिंग। कोपिंग को हम समझेंगे तो कोपिंग क्या है एंड इसका बेसिकली क्या मतलब होता है। सो रेफर टू द इसको हिंदी में हम मुकाबला करते हैं, जिन्हें तात्पर्य अप्रिय भावनाओं को कम करने और प्रतिबंधित करने में प्रयुक्त सचेत और असचेत यानी कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस रणनीतियों से है। जीवन में होने वाली मुश्किलों घटनाओं से निपटने का कि हर किसी के पास अलग अलग तरीके होते हैं और यही इनका सामना करने का मतलब है कि सामना करना स्वस्थ और उत्पादक हो सकता है, अस्वस्थ और विनाशकारी भी हो सकता है। तो जब भी हम कोपिंग की बात करते हैं तो वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली जितने भी चीज़ें आपके हैपन होती हैं आपकी लाइफ में उनसे आप कैसे डील करते हैं और उसको जब डील आप करते हैं तो कितना आप उससे क्या आपको पॉजिटिवनेस देखने की मिलती है या फिर आप उससे जो है ऐसे भी हो सकता है कि वो आपके लिए अनहेल्दी भी हो सकता है। तो कोपिंग का एक ही मतलब आप समझ लें एक टर्म में कि आपके सामने कोई भी सिचुएशन आएगी। कोपिंग बेसिकली एक जो आपके जो चाइल्डहुड से लेकर के एडल्टहुड के जो स्टूडेंट हैं या फिर जो एडोलेसेंस के बच्चे हैं उनके लिए बेसिकली ये प्रेफर किया जाता है कोपिंग। वाई? क्योंकि उनके साथ बहुत ही चैलेंजिंग मोमेंट ऐसे आते रहते हैं जिन्हें उन्हें कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली फेस करना पड़ता है। तो कोपिंग का मतलब ये की है कि जब कोई भी समस्या, चाहे वो आपके पॉजिटिव प्रॉब्लम हो या फिर नेगेटिव प्रॉब्लम हो। पॉजिटिव प्रॉब्लम कैसे समझेंगे? आपके पास जो है कोई कॉलेज के तरफ से आपको जो है कोई इंटर्नशिप पे जाना पड़ा या फिर आपको कोई ऐसी चीज़ें हैं जो खोजनी है, कोई इनोवेशंस करने हैं, ये आपके पॉजिटिव प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। नेगेटिव क्या होगा? कोई सडन कोई चीज़ आपके साथ हो गई तो हाउ विल यू, मतलब आप उसे कैसे मैनेज करेंगे, तो ये आपका कोपिंग हो जाता है। ओके एंड अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द फर्स्ट नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक व्यक्ति गुण जो लोगों को एक विशेष लिंग के लिए भावनात्मक और यौन रूप से आकर्षित महसूस करने को उकसाता है, वो क्या है? आपके मैचुरेशंस, सेक्सुअल ओरिएंटेशंस या फिर प्यूबर्टल चेंजेस या फिर फिजिकल चेंजेस। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द सेक्सुअल ओरिएंटेशंस यानी यौन उन्मुखीकरण यानी सेक्सुअल ओरिएंटेशंस।
नेक्स्ट वन इज द टाइम in the life of parents when their children have left then family home pressures of the own। तो ये कई बार पूछ चुका है, क्या हो जाएगा आपका रिटायरमेंट, एम्पटी नेक्स्ट, लिविंग अरेंजमेंट या फैमिली सेटलमेंट। सो ये आपका जो इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द खाली घोषणा। बताते हैं ना, जब अब बच्चे बाहर चले जाते हैं किसी जॉब के पर्सपेक्टिव से या फिर किसी अदर रीजन से बाहर चले जाते हैं, तो वो जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता बचते हैं, वो उनका एम्पटी नेक्स्ट यानी खाली घोषणा कहलाता है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रख रखाव कल्याण अधिनियम भारत सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक कानून है। वो कब आया था आपका? 17 में, 1987 में, 1997 में। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द 2007 में ये आपका आया था। एकल परिवार की बढ़ती लोकप्रियता के कारण वयस्क लोग इसका शिकार हो जाते हैं, यानी ज़्यादा आपका जो है न्यूक्लियर फैमिली का जो विकास हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली जो बढ़ रही है, तो उसमें वयस्क लोग किसके शिकार हो जाते हैं? ऑप्शन गिवन है मानसिक जो है मेंटल अब्यूनेस होने लगती है, यानी मेंटली रूप से, मानसिक रूप से उन्हें जो दुर्व्यवहार होने मतलब सहने लगते हैं, दुर्व्यवहार और दूराचार होने लगता है, प्रतिबंधित सामाजिक और शारीरिक उत्पीड़न, हमला, ये सारी चीज़ें जो है देखने के लिए मिलते हैं, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो ये सारी चीज़ें एकल परिवार होने की वजह से ये सारी चीज़ें जो है सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज नेशनल पॉलिसी ऑफ ओल्डर पर्सन। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑफ ओल्डर पर्सन का क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? नो स्पेशल स्टेटस फॉर द आपके जो है elderly, to provide aquatic health care families aquatic health care facilities to the elders, या फिर व्यक्तियों एवं स्वयं के साथ साथ अपने पति या पत्नी के बुढ़ापे का प्रावधान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द बुजुर्गों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना और व्यक्तियों को स्वास्थ्य के साथ जो है पति या पत्नी के बुढ़ापे प्रावधान के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत भरण पोषण में शामिल है। क्या शामिल है? फूड एंड रेजिडेंशियल्स यानी भोजन और निवास, भोजन और वस्त्र यानी क्लोथिंग, केवल चिकित्सा सहायता, या फिर ऑल ऑफ द एबव। सो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए बेसिकली जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अप्रैल 2008 में आई थी, इसमें किसकी बेसिकली शुरुआत की गई है? ऑप्शन गिवन है आपके किशोरों, बच्चे, गरीबी रेखा से नीचे जितने बीपीएल परिवारजन है वो, शिशुओं एवं माताओं में। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द गरीबी रेखा से नीचे, यानी जो बिलो पॉवर्टी लाइन के फैमिली है वो सारे आपके श्रम और रोजगार मंत्रालय जो आपके 2008 में आई थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आनंद अपने करियर को स्थापित करने और पैसा कमाने की कोशिश में बहुत समय बिताते हैं और परिवार की स्थापना के बारे में भी सोच रहे हैं, विच मीन्स आनंद स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ द टाइम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हिज करियर, मेकिंग अ मनी। ऑल्सो आप जो है वो सोच रहे हैं बेसिकली एस्टैब्लिश करने के लिए फैमिली। सो आनंद इन द विच स्टेज, बेसिकली आनंद किस स्टेज में है? ऑप्शन गिवन है आपके लेट एडोलेसेंस, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल एडल्टहुड, या फिर लेट एडल्टहुड। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द पूर्व वयस्क अवस्था यानी लेट एडल्टहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनुवांशिक विकारों से प्रभावित व्यक्तियों या परिवारों को सलाह देने की प्रक्रिया क्या है जिससे उन्हें रोग के लिए अनुवांशिक योगदान के चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक प्रभावों को समझने और अनुकूल होने में मदद मिल सके? ऑप्शन गिवन है आपके प्रीनेटल केयर, या फिर आपके प्रीनेटल डिसऑर्डर्स, या फिर जेनेटिक काउंसलिंग, या फिर अल्ट्रासाउंड। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपके जेनेटिक काउंसलिंग, यानी आपके जेनेटिक काउंसलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रगतिशील, अपरिवर्तनीय, अपक्षीय मस्तिष्क विकारों को जिसमें विशेष कॉग्निटिव हास्य होता है वो क्या आ जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरटेंशन, या फिर डिप्रेशन,
अल्जाइमर। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली एक बोन डिजीज है। ये बेसिकली आपके हड्डियों से रिलेटेड डिजीज है। हाइपरटेंशन एंड आपके जो है डिप्रेशन, आप सभी को पता होगा कि किसी भी चीज़ को लेकर के ज़्यादा सोचने से हाइपरटेंशन एंड उसी को लंबे समय तक यदि कंटिन्यूअसली वो चीज़ें बनी रही तो वो व्यक्ति जो है डिप्रेशन में चला जाता है। एंड अल्जाइमर आपका जो है ब्रेन से रिलेटेड आपका एक डिजीज है। यानी अल्जाइमर में बेसिकली जो जिसे हो जाता है, जिस पर्सन को अल्जाइमर हो जाता है तो वो धीरे धीरे चीज़ों को भूलना स्टार्ट कर देता है। यानी यदि उसने कोई भी सामान आप अभी रखा है एंड 2 मिनट 4 मिनट बाद वो उस चीज़ को भूल जाता है। और मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लर्नर्स को मन में ये कन्फ्यूज़न रहती है कि वो अल्जाइमर जो है एक ओल्ड डिजीज़ है, यानी ओल्ड लेवल जाने पे इस तरीके की चीज़ें होती हैं। नहीं, ये किसी यंगस्टर को भी हो सकता है, यानी किसी भी एज में अल्जाइमर होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट वन इज द सिम्टम्स ऑफ पेरीमोनोपॉज शोज, यानी जो पेरीमोनोपॉज के क्या बेसिकली सिम्टम्स है। शारीरिक परिवर्तन जो रजनोवृत्त लाते हैं, फिजिकल चेंजेस दैट ब्रिंग मेनोपॉज, फिजिकल चेंज दैट ब्रिंग मेंस्ट्रुएशंस, साइन ऑफ हैवी ब्लीडिंग, या फिर आपका साइन ऑफ जो है अल्प रक्तस्राव के लक्षण। तो जब भी हम मेनोपॉज का जो साइन होता है वो यही होता है कि फिजिकल आपके जो है परिवर्तन जो रजनोवृत्ति में आते हैं, यानी जो फिजिकल चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द आपके मेनोपॉज में। सैंडविच शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस चरण के लिए किया गया है? तो सैंडविच जनरेशंस एक जो है टर्म्स है जिसको बेसिकली किसके लिए बताया गया है। ऑप्शन गिवन है आपके, मध्यम आयु वर्ग के वयस्क 2 पीढ़ियों, उनके माता पिता और बच्चों की प्रतिधर्मी मांगों के बीच फंसे जाते हैं, या फिर वृद्ध वयस्क जो पोते की देखभाल कर रहे हैं, किशोरावस्था, लेट बचपन, कामकाजी महिलाएं। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द फर्स्ट नंबर ऑप्शन। सो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपके, औसत आयु संभाविता को परिभाषित करते हैं। ऑप्शन गिवन है, जिस उम्र में किसी विशेष वर्ष में पैदा हुए हैं उन लोगों में से आधे की मृत्यु हो गई हो, वो आपके जो है डिफाइन करता है एवरेज लाइफ जो है आपके एक्सपेक्टेंसी को, या फिर जीवन प्राप्तता में वृद्धि हो गई हो, या फिर इंक्रीज हो गया हो। सबसे वृद्ध आयु जिसमें कोई व्यक्ति रहता हो, तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द, जिस उम्र में किसी विशेष वर्ष में पैदा हुए लोग में से आधे की बेसिकली उसमें मृत्यु हो गई हो, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ग्रेइंग पॉपुलेशंस रेफर टू, यानी जो ग्रेइंग पॉपुलेशन है ये किसको बेसिकली रेफर करता है? बुजुर्गों की आबादी का बढ़ता प्रतिशत, यानी द इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ द एल्डर पॉपुलेशंस, या फिर फास्टर एजिंग ड्यू टू द स्ट्रेस, या फिर आपके सेवानिवृत्ति की योजना में असंतोष है, या फिर स्वास्थ्य संबंधी वृद्धि में अल्जाइमर हो गया। तो जो ग्रेइंग पॉपुलेशन है, तो ग्रेइंग वर्ड ही जो आपका देखेंगे तो बुजुर्गों के लिए बेसिकली ये ग्रेइंग वर्ड यूज़ किया जाता है। सो जब ग्रेइंग पॉपुलेशंस इंक्रीज होती है तो ये आपका ग्रेइंग जनसंख्या में बेसिकली देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एजिंग में जैविक सिद्धांतों के 3 प्रमुख समूह हैं। क्या क्या सिद्धांत? रेट ऑफ लिविंग सिद्धांत, प्रोग्राम लेस डेथ सिद्धांत। सो ये बेसिकली डैश सिद्धांत आपके गिवन है, इन ऑप्शन में से कौन कौन से और आएंगे? तो इसमें सेल्यूलर, मोलिकुलर, या फिर फिजियोलॉजिकल, या फिर फिजिकल। तो इसमें बेसिकली हमारे सेल्यूलर आ जाते हैं। क्षतिग्रस्त और मरने वाले न्यूरॉन्स जो प्रोटीन के एक कोर के आसपास एकत्र हो जाते हैं, यानी जब जो न्यूरॉन्स हैं जो प्रोटीन के एक कोर के इर्द गिर्द जब वो न्यूरॉन्स जो है डैमेज हो जाते हैं, या तो वो न्यूरॉन्स जो है प्रोटीन के इर्द गिर्द आ जाते हैं, तो वो आपके कौन से न्यूरॉन्स कहलाते हैं? ऑप्शन गिवन है आपके, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स, या फिर आपके न्यूराइटिक प्लेक्स, फाइब्रोसिस, आपके जो है थर्मोबिसिस। सो जो फाइब्रोसिस एंड थर्मोबिसिस, इसका मैंने डिटेल में सेशन लिया है। इन दोनों का भी मैंने बहुत ही शॉर्ट में 1 लाइनर क्वेश्चंस आपको कवर कराए हैं इससे पहले के सेशन में। तो आज हम केवल आंसर ही देखेंगे जिन्हें हम बोलते हैं न्यूरेटिक प्लास्कस।
साइकोमोटर गति वह गति है जिसमें व्यक्ति एक डैश करता है। साइकोमोटर स्पीड इज अ स्पीड विद विच अ पर्सन कैन मेक अ क्या स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस, ड्राइविंग अ कार, वॉक ऑन स्ट्रीट या फिर एक्सरसाइज। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। विशिष्ट एक प्रकार का प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट वन इज स्पष्ट स्मृति के दो प्रकार कौन कौन से हैं, यानी विच ऑफ द टू टाइप्स ऑफ एक्सप्लिसिट मेमोरी। सो इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मेमोरी को रिलेटेड मैंने एक आपके शॉर्ट वीडियो डाले थे कि टाइप्स ऑफ ह्यूमन टाइप्स ऑफ मेमोरी कौन कौन सी होती है और कैसे एक्सप्लिसिट मेमोरी आपके जो है कॉन्शियस में आती है और इम्प्लिसिट मेमोरी आपकी अनकॉन्शियस मेमोरी में आती है। तो इसमें बेसिकली पूछ रहा है एक्सप्लिसिट मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी मेमोरी और है टू टाइप्स जो आती हैं। तो इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन बहुत डिटेल में कराया है, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे इतना ही बताऊंगी कि एक्सप्लिसिट जो मेमोरी होती है उसके और टू टाइप्स मेमोरी कौन कौन से होते हैं। तो उसमें आपकी एपिसोडिक मेमोरी होती है एंड सेमियोटिक मेमोरी होती है। एपिसोडिक मेमोरी में आपके कोई भी इवेंट्स आ जाते हैं, आपके कोई इवेंट्स आ गए, कोई आपका एक्सपीरियंस है पीछे का, ये सारे आपके एक एपिसोडिक मेमोरी में आ जाते हैं। और सेमियोटिक मेमोरी में बेसिकली हम देखते हैं फैक्ट्स को बेसिकली देखते हैं। इसके अलावा भी आपके कई सारी मेमोरी है जिनको मैंने बताया हुआ है इससे पहले सेशन में, तो आप वहां से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज वयस्कों के लिए विश्राम तकनीक एक प्रभावी चिकित्सा डैश है, क्या है? एंजाइटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, डिमेंशिया या फिर अल्जाइमर। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी एंजाइटी डिसऑर्डर यानी चिंता विकार बेसिकली वयस्कों के विश्राम की तकनीक को प्रभावी करती है। सामाजिक समाजशास्त्री दृष्टिकोण से कौन सा कारक किसी व्यक्ति के समाजीकरण को इन्फ्लुएंस नहीं करता है? जेंडर, सोशल क्लास, ब्लड टाइप या फिर रेस। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा रक्त प्रवाह। तो ये ऐसा कुछ तो नहीं है कि आपका ओ है, ए है, ए बी है या फिर आपका कुछ भी है तो आपको जो है समाज से निगलेक्ट कर दिया जाता है, ऐसा कोई इसमें टर्म्स गिवन नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं समाज में। यानी आपका जेंडर अलग है, सोशल क्लास, रेस, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत जो है यहाँ रेस यहाँ पे गिवन है, इस तरीके की चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन आपका ब्लड ग्रुप क्या है ये इन्फ्लुएंस नहीं करता है, यानी इसका कोई रिलेशन नहीं है उससे। बहुत बुजुर्ग लोगों की सहायता करने के लिए दृष्टिकोण जो दर्द प्रबंध गरिमा के साथ मृत्यु के जोर के रूप में जाना जाता है, क्या है? प्रेइंग, आपके सोशलाइजेशन सर्विसिंग या फिर होपिंग, आपके हॉस्पिस। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द हॉस्पिस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मार्गदर्शन का अर्थ है मार्ग दिखाना और निर्देशित करना। एक अधिक अनुभवी व्यक्ति द्वारा कम अनुभव वाले व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली सहायता, वह व्यक्ति की शैक्षणिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत समस्याओं को हल करना। मार्गदर्शन को शिक्षा और अभिन्न अंग नहीं माना जाता है। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द गाइडेंस शुड नॉट बी रिगार्डेड एंड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन। ओके, सो इसमें जो 4 नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज मार्गदर्शन निम्न में से किस सिद्धांत पर बेसिकली आधारित है, यानी जो आप गाइडेंस देते हैं वो किस प्रिंसिपल पे बेसिकली निर्भर करता है? होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, रिकग्नाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, एक्सेप्टेंस या ऑफ इंडिविजुअल नीड्स या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें बेसिकली पूछा है किस सिद्धांत पे बेसिकली आधारित होता है। सो इसमें से आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट, इंडिविजुअल, रिकग्नाइजेशंस पे, एक्सेप्टेंस पे, इन सभी पे ही डिपेंड करता है। तो 4 नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डैश की मदद से किसी की ताकत, सीमाओं और निर्माण के लिए बेहतर बनाया जा सकता है, क्या ऐसा आप उसमें इंक्लूड कर दें कि उनका जो है उनके जो सीमाएं हैं, निर्णय वो बेहतर हो सकती हैं। स्कूल में कार्यशालाएं यानी वर्कशॉप इन स्कूल, प्रोफेशनल गाइडेंस, क्लासरूम टीचिंग या फिर म्यूजिकल जो है थेरेपी आप उन्हें दें। सो इसमें बेसिकली आपका आ जाएगा कि प्रोफेशनल गाइडेंस की उनकी आवश्यकता है, यानी जो पेशेवर मार्गदर्शन की बेसिकली उनको आवश्यकता है।
स्कूलों में मार्गदर्शन और परामर्श कार्यक्रम, गाइडेंस एंड काउंसलिंग बोथ आर द डिफरेंट, दोनों का ही अलग अलग प्रोग्राम इन स्कूल आर टू, यानी जो गाइडेंस होती है वो अलग होती है, काउंसलिंग भी आपकी अलग होती है। उसमें क्या क्या आएगा? ऑप्शन की मैंने शिक्षार्थियों की शिक्षा और भलाई को सुनिश्चित करना, स्कूल का सम्मान करने के लिए मदद करना, उन्हें संगीत और नृत्य की अच्छी बढ़ने मदद करना, लड़कों की शिक्षा को बढ़ावा देना। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इट विल बी द शिक्षार्थी की शिक्षा की भलाई सुनिश्चित करना, और फर्स्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्गदर्शन एक सतत प्रक्रिया है जो बचपन से शुरू हो जाती है, आपकी किशोरावस्था तक जारी रहती है, वयस्क तक, या फिर तब तक जब तक बच्चा स्कूल में है, या फिर मृत्यु तक चलती है। सो ये आपका एक लंबा चलने वाला प्रोसेस है, यानी आपके ये मृत्यु तक चलती है। मार्गदर्शन, गाइडेंस सब कुछ नेसेसरी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसमें ऑप्शन दिए, इसमें से आप देखेंगे कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, सो क्लाइंट ऐसे परामर्शदाताओं के साथ काम करना चाहते हैं जो पेशे को अच्छी तरह से जानते हैं। काउंसलरों को हमेशा शब्द जाल का उपयोग करना चाहिए ताकि वे अधिक विद्वान दिखे। काउंसलर स्पष्ट और सरल शब्दों में बोलकर खुद को समझने योग्य बना सके, या फिर क्लाइंट और काउंसलर के बीच विश्वास का रिश्ता होना चाहिए। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज द काउंसलरों को हमेशा शब्द जाल का उपयोग करना चाहिए, सो दैट ताकि वे अधिक विद्वान दिखें। यस, ऑफ कोर्स आपने देखा होगा कि आप जब भी एक काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो उनके पास इतने टर्म्स होते हैं, यदि जो भी चीज़ उन्हें अच्छी लगती है वो 90% चाहेंगे कि वो आपको समझा दें और आप उन्हें जो है मान लें। ओके, नेक्स्ट वन इज क्लाइंट की अभूतपूर्व दुनिया में प्रवेश करने और क्लाइंट की दुनिया का अनुभव करने में काउंसलिंग की क्षमता को जाना जाता है। क्या है? एम्पैथी, सिंपैथी, इम्पैथी, आपके कंफर्टिंग, या फिर टॉकिंग। सो ये बेसिकली जाना जाता है आपके परानुभूति यानी इम्पैथी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, बच्चों को अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए डैश का उपयोग करने की संभावना होती है। क्या होती है? नॉन वर्बल बिहेवियर, या फिर आपके चिल्लाहट, कर्कशन कर्कश नाद, या फिर आपके स्क्रीम यानी चित्कार। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज द फर्स्ट नंबर ऑप्शन, यानी नॉन वर्बल बिहेवियर। काउंसलर की सामान्य गलतियां क्या हो सकती हैं? यानी परचेजिंग, अत्यधिक प्रश्न, कहानी सुनाना, या ऑल ऑफ द एबव। तो ये आपकी सारी देखने के लिए मिलती हैं, ये सारे आपके हो जाएंगे, यानी बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते, आप उपदेश नहीं दे सकते, अत्यधिक क्वेश्चंस नहीं कर सकते, या फिर आप कोई उन्हें स्टोरी नहीं सुनाए। काउंसलिंग शर्तों के दौरान बदलने के लिए अनुचित, अप्रस्तुत तथा पहले से ही विरोध करने वाले व्यक्ति क्या हैं? ऑप्शन की मैंने आप एक प्रतिरोधी ग्राहक, एक गूंगा ग्राहक, एक आपका जो है डिम्ड क्लाइंट, या फिर आपके बेरोजगार आपके ग्राहक आ जाएंगे इसमें। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इट विल बी द फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें 81 नंबर से लेकर के और जो आपके क्वेश्चंस बच रहे हैं वो हम कल के सेशन में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड यदि आप नए हैं इस पे तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं आपको UGC नेट बाय अर्चना मैम से मिल जाऊँगी। आप जा करके, ये मेरा YT चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो इट्स कीप सर्चिंग, लेट मी, यस। सो ये प्लेटफॉर्म है, इट्स लुक लाइक ऐसे कुछ दिखता है, आप जाकर के UGC नेट बाय अर्चना मैम से ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर, एंड आप पढ़ते रहें। थैंक यू।